गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष के भूगोल के प्रथम पेपर फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा भू संचलन तथा तद्जनित आकृतियाँ, अर्थ मूवमेंट्स एंड रिजल्टेंट फीचर्स। जैसा कि हमने जानते हैं कि भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों की उत्पत्ति को जो होती है वो दो स्रोतों से होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं और इन बलों के द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल बहिर्जात बल कहे जाते हैं। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहा जा सकता है। ये बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। हम देखते हैं अंतर्जात बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। इस बल से पृथ्वी में दो तरह के संचलन उत्पन्न होते हैं, क्षैतिज संचलन तथा लंबवत संचलन। इन संचलनों के द्वारा भूतल पर अनेक विषमताओं का सूत्रपात होता है, जिस कारण भूतल पर तरह तरह के उच्चावचों का निर्माण एवं विकास होता है। पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंशन आदि भूकंप तथा ज्वालामुखी की क्रियाएं भी अंतर्जात बल की ही परिचायक हैं। इन्हें आकस्मिक अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है। अंतर्जात बलों के उत्पन्न होने की क्रिया तथा कारणों के विषय में हमें कम जानकारी प्राप्त है, क्योंकि इनका संबंध भूगर्भ से होता है। सामान्य रूप से अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के संभावित कारणों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता तथा शैलों का सिकुड़ना तथा फैलना ही सत्य के अधिक करीब लगता है। शैलों में संकुचन प्राय भूगर्भ में तापीय अंतर के कारण ही होता है। इस तरह तापीय अंतर के कारण चट्टानों में फैलाव और संकुचन के कारण उनमें स्थानांतरण तथा समायोजन कभी कभी इतनी तीव्र गति से होता है कि पृथ्वी के अंदर गतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आकस्मिक संचलन तथा पटल विरूपणी संचलन। अब हम देखते हैं कि इसमें आकस्मिक जो संचलन है, सडन मूवमेंट है, वो किस प्रकार इसमें, जैसे कि आपको एक स्क्रीन पर स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का विभाजन की एक तालिका आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर हम पहले इसको समझते हैं कि बल को दो भागों में विभाजित किया गया है, अंतर्जात बल और बाह्यजात बल। अब अंतर्जात बल की अगर हम बात करें तो इसमें पहला आता है पटल विरूपणी बल, जिसे हम डायस्ट्रोफिक फोर्स कहते हैं, और फिर है आकस्मिक अंतर्जात बल। अब पटल विरूपणी जो बल है उसको भी हम दो भागों में आगे बांटा गया है, महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। अब महादेशजनक जो बल है, एपिरोजेनेटिक फोर्स हैं, उनको ऊपरीमुखी बल और अधोमुखी बल में विभाजित किया गया है। और पर्वत निर्माणकारी जो बल हैं उनमें तनाव और संपीड़न दो में बांटा गया है। तनाव को भूपटल विभंग जिसे चटकन और भ्रंशन, और संपीड़न में संवलन और वलन। अब संवलन को भी दो भागों में उत्सवलन और अवसवलन में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से बाह्यजात जो बल है, एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज हैं, उन्हें अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन आते हैं। अपर्दन में बहता हुआ जल, पवन, हिमनद, सागरीय तरंग और परिहिमानी क्षेत्र आते हैं। तो हमने ये तालिका देखी। अब हम इनका प्रत्यक्ष से वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम समझते हैं आकस्मिक संचलन क्या है। आकस्मिक संचलन अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इससे उत्पन्न घटनाएं आकस्मिक होती है तथा अचानक ही इनके द्वारा भूतल के ऊपर और नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। आकस्मिक संचलन के प्रमुख कारण भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। ज्वालामुखी के
विस्फोट के द्वारा अचानक भारी परिवर्तन हो जाते हैं। लावा का धरातल के नीचे शिल, डाइक, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ आदि के रूप में प्रवेश हो जाता है। धरातल के ऊपर लावा के प्रवाह के कारण लावा पठार, लावा मैदान, विभिन्न प्रकार के शंकुओं आदि का निर्माण होता है। अब हम अंतर्जात बल का दूसरा जो विभाजन किया गया था पटल विरूपणी संचलन, इसके अंदर देखते हैं कि पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत और क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद परिलक्षित होता है तथा वृहदाकार स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इस संचलन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, महादेशीय संचलन और पर्वत निर्माणकारी। अब आता है महादेशीय संचलन। महादेशीय संचलन इसमें इपिरोजेनेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। एपेरिरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के एपिरोज जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महाद्वीप और जेनेसिस जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति, दो शब्दों से मिलकर बना है। इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान एवं अवतरण तथा निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। ये दोनों क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचायक हैं। दिशा के आधार पर इसे पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ऊपरीमुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। ऊपरीमुखी जो संचलन है, इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीपीय भाग या उसका कोई भाग अपनी सीमित सतह से ऊंचा उठ जाता है तो इसे उत्थान या उभार कहते हैं। दूसरे वर्ग में महाद्वीप का तटीय भाग जो सागर तल से जो पहले जलमग्न था ऊपर उठ जाता है तो इसे निर्गमन, अर्थात सागर तल से ऊपर उठना निर्गमन और महाद्वीपीय भाग पर ऊंचा उठना उत्थान अपलिफ्टमेंट और सागर तल से ऊपर उठना निर्गमन एमरजेंस कहते हैं। अब आता है अधोमुखी संचलन, डाउनवर्ड मूवमेंट। इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के दशाव होते हैं। प्रथम भाग में स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप में अपनी समीपी सतह से नीचे धंस जाता है, इस क्रिया को अवतरण कहते हैं। दूसरे रूप में स्थलखंडर सागर से नीचे चला जाता है जो तथा जलमग्न हो जाता है, इस क्रिया को निमज्जन कहते हैं, सबमर्जेंस कहते हैं। अवतरण की क्रिया तटीय भाग या महाद्वीपियों के बीच कहीं भी होती है, परंतु निमज्जन की क्रिया तटीय भागों या सागरीय भागों में ही होती है। अब हम देखते हैं पर्वतीय संचलन। ओरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के ओरोज जिसका अर्थ होता है पर्वत और जेनेसिस जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति के से मिलकर बना है। इसे संक्षिप्त रूप में हम पर्वतन बल या पर्वतन भी कहते हैं। पर्वतन बल के अंतर्गत बल प्राय क्षैतिज रूप में कार्य करता है, अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल कहते हैं। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश, दरार तथा चटकने पड़ जाती है। जब बल आमने सामने कार्य करता है तो संपीड़न होने लगता है, इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं। इससे धरातलीय चट्टानों में संवलन तथा वलन बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं भूपटलीय बंकन या मुड़ाव। जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्य करता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है। यह मुड़ाव दो रूपों में होता है, संवलन तथा वलन। संवलन का प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है। इसके अंतर्गत भूतल या विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल का बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो इसे उत्संवलन, और जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है तथा बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है तो उसे अवसंवलन कहते हैं। जब धरातलीय चट्टानों में ऊपर उठने या नीचे धंसने की क्रिया हजारों किलोमीटर की लंबाई में होती है तो उसे वृहद संवलन कहते हैं। अवलन पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहर नुमा मोड़ पड़ जाता है। ये हम एक एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई हम रबड़ को लिया जाए और इसे दोनों तरफ से
प्रेस किया जाए अर्थात दबाव दिया जाए तो बीच का इसका भाग ऊपर और नीचे लहरनुमा उठ जाता है, ये ही वलन कहलाते हैं। इसके विभिन्न प्रकार हैं। अब हम देखते हैं जो वलन का स्वभाव कई बातों पर आधारित होता है। यदि चट्टान अधिक लचीली तथा कोमल होती है तो वलन अधिक, परंतु इसके विपरीत स्थिति होने पर वलन साधारण होता है। इसी प्रकार संपीड़न की भिन्नता के कारण भी वलन में पर्याप्त अंतर होता है। सामान्य वलन की दोनों भुजाओं के झुकाव बराबर होते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि एक वलन की दो भुजाओं के झुकाव अलग अलग होते हैं। इस आधार पर वलन में पर्याप्त विभेद होता है। वलन को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। सम्मित वलन, जिसके अंदर दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है। असम्मित वलन, इसमें दोनों झुकावों में एक अधिक झुकी हुई और दूसरी कम। एक दिगंत वलन, जिसमें किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण और ढाल क्रमश है और दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हुए होता है और ढाल एकदम खड़ा होता है, उसे एक नसी या एक दिगंत वलन कहते हैं। इसके निर्माण में लंबवत संचलन का हाथ बताया जाता है। अधिक संपीड़न होने पर इस वलन की भुजा के टूट जाने की संभावना रहती है। समनत वलन, दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप में झुक जाती है तथा दोनों एक दूसरे के इतने समीप आ जाती है कि दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती हैं। इस तरह के समानांतर भुजा वाले वलन को समनत वलन कहते हैं। परिवलित संलयन वलन, जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इनका अधिक वलन हो जाता है और वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में जाती है। प्रतिवलन, अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। इस प्रकार के वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती। इसी तरह खुला वलन, किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो, इसे खुला वलन। बंद वलन, जब दो भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है, उसे बंद वलन कहते हैं। अतः हमने आज स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले कारकों का विभाजन के बारे में पढ़ा। अब हम अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे भ्रंश। भ्रंश तनाव मूलक संचलन है। संवलन के अंदर हम देखें कि जैसे जिस प्रकार से रबड़ को दोनों तरफ से प्रेस किया तो कुछ भाग ऊपर नीचे उठ जाता है, उसी प्रकार भ्रंश जो है वो है चटकन अर्थात तनाव मूलक है, जिसमें एक सहारे के चट्टानें नीचे सरक जाती हैं। तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या भ्रंश तल कहते हैं। वास्तव में विभंग तल के सहारे ही गति होती है जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश तल, विभंग तल वह सतह है जिसके सहारे संचलन होने से चट्टानों का स्थानांतरण होता है। वह लंबवत, क्षैतिज, झुका हुआ, वक्राकार या किसी भी प्रकार का हो सकता है। अतः हम इसमें देखते हैं सामान्य भ्रंश, जिसमें चट्टानों में दरार पड़ जाने से उसके दोनों खंड जब विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश, जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टानों के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इस तरह के भ्रंश में चट्टान का खंड दूसरे पर चढ़ जाता है, इस क्रिया को उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। पार्श्वीय या नति लंबी सर्पण भ्रंश, क्षैतिज दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे पार्श्वीय भ्रंश या नति लंबी भ्रंश भी कहते हैं। सोपानी भ्रंश, किसी भूभाग में कई भ्रंशन इस तरह का निर्माण होता है कि भ्रंश तल के ढाल एक ही दिशा में होता है तो उसे सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश भी कहते हैं। आगे का हम फिर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।